गैस इक्वेशन, वो इक्वेशन विच combines pressure, volume, temperature and number of moles of gases। वो इक्वेशन जो कंबाइनली एक्सप्लेन करता है किसी गैस का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स। अब तक हम जो लॉस पढ़ चुके हैं उसमें या हम तो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप देखते थे, या टेम्परेचर वॉल्यूम का, या नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम का रिलेशनशिप यू देखते थे अलग अलग। लेकिन वो इक्वेशन जो कि इन तमाम को कंबाइन करता है उस इक्वेशन को हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, देखो प्रेशर और वॉल्यूम हमको याद है कि इन दोनों का रिलेशन हमने पढ़ा था बॉयल्स लॉ में, दैट दे आर इनवर्सली रिलेटेड। वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप हमने पढ़ा था चार्ल्स लॉ में। अब वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशनशिप वो हमने पढ़ा था एवोगाड्रो लॉ से, वो हमने सीखा था। तो इसका मतलब ये आइडियल गैस इक्वेशन जो बन रहा है जिसमें ये तमाम के तमाम फैक्टर्स एक इक्वेशन में मौजूद है, तो ये आइडियल गैस इक्वेशन इन तीन लॉज को कंबाइन करके बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं बॉयल्स लॉ को। बॉयल्स लॉ which states that the volume is inversely proportional to the pressure। प्रेशर अगर ज्यादा हुआ तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम हुआ तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। बॉयल्स ने कहा था वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, बॉयल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ने यह स्टेटमेंट दिया था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर प्रेशर को हम कांस्टेंट रखें, टेम्परेचर ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा, टेम्परेचर कम तो वॉल्यूम कम होगा। ये थी चार्ल्स लॉ। और एवोगाड्रो लॉ जो हम पढ़ चुके थे, एवोगाड्रो लॉ, वो एवोगाड्रो भाई साहब कह रहा था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हुए तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, नंबर ऑफ मोल्स कम थे तो वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर। अब इन तीनों लॉज को अगर हम देखें, इसके लेफ्ट हैंड साइड पर वॉल्यूम, वॉल्यूम और वॉल्यूम ही है, इसलिए इसके राइट हैंड साइड को हम कंबाइन करके लेफ्ट हैंड साइड पर एक ही वॉल्यूम लिख लेंगे कुछ इस तरह से। देखो, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स टू द टेम्परेचर एंड इनवर्सली रिलेटेड टू द प्रेशर। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम इक्विलिटी साइन लगाएंगे, लेकिन उसके लिए एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। यहां पर जो कांस्टेंट है उसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम कहते हैं गैस कांस्टेंट। दिस इज गैस कांस्टेंट। सो V इज इक्वल टू R N T इंटू 1/P। अब P यहां पर डिनोमिनेटर है, P को मैं इक्विलिटी की इस साइड पर ले आता हूं तो ये ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा V के साथ, न्यूमरेटर बन जाएगा। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, PV इज इक्वल टू nRT। ये PV इज इक्वल टू nRT जो बन रहा है इसको हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। अब देखो, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, PV इज इक्वल टू nRT। अब इस T को यहां पर ले आऊं तो PV डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू nR। अब अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशंस है, हमको पता है कि स्टैंडर्ड कंडीशंस में नंबर ऑफ मोल्स 1 होते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशंस में नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 1। तो अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस है तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स 1 हो गया, तो इस n को मैं हटा दूंगा क्योंकि 1 मल्टीप्लाइड बाय R इज इक्वल टू R। तो R इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाय T। और R हमको पता है कि दिस इज अ कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। सो अगर हम उसी तरह से दो केसेस ले ले जिस तरह से हम बॉयल्स और चार्ल्स लॉ में ले चुके थे, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। P1 पर प्रेशर 1 पर वॉल्यूम 1 और टेम्परेचर 1 होगा जो कि R के बराबर होगा। प्रेशर 2 पर वॉल्यूम 2 टेम्परेचर 2 होगा, T2, वो भी R के बराबर होगा। सो राइट हैंड साइड R के बराबर है, इसलिए इन इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। P1V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू P2V2 डिवाइडेड बाय T2।
ये जो बन रहा है इसको हम कहते हैं फाइनल इक्वेशन या जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ द आइडियल गैस इक्वेशन, जिसके थ्रू हम न्यूमेरिकल्स हल करेंगे। अब आपके बुक में इसी के बाद एक न्यूमेरिकल दिया गया है, बहुत ही सादा और सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल है। उसमें आपको P1, V1, T1, P2, V2 ये सब बहुत ही सादा अंदाज में दिए गए हैं। आपसे मांगा जा रहा है T2, तो मेरे ख्याल में ये न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है, इसलिए खुद कर लो, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फिर भी अगर दिक्कत आ रहा हो तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। इस आइडियल गैस इक्वेशन के हमको फायदे क्या है? तो नंबर 1, इससे हम वैल्यू ऑफ आर कैलकुलेट कर सकते हैं। आर की वैल्यू वो कैलकुलेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशंस पर भी, और SI यूनिट्स में भी, STP पर भी, SI यूनिट्स में भी, दोनों हालतों में हम आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू, नंबर 1। नंबर 2, इससे हम मास ऑफ द गैस कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी गैस का मास कितना होगा, बगैर किसी तराजू के इस्तेमाल किए हम आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करते हुए हम मास मालूम कर सकते हैं किसी गैस का। नंबर 3, डेंसिटी ऑफ अ गैस, किसी गैस की डेंसिटी भी हम मालूम कर सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से, ठीक है। वैल्यू ऑफ आर कैलकुलेट कर सकते हैं, मास को कैलकुलेट कर सकते हैं, और डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं अलॉन्ग विद कंसंट्रेशन ऑफ गैस। और किसी गैस का कंसंट्रेशन कितना है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको एक नज़र देख लो, एक नज़र इसके ऊपर दौड़ाओ, खुद को समझाओ, लिख लो भी। इसके बाद इसके एप्लीकेशंस को डिटेल में पढ़ लेते हैं, शाबाश। नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ आर एट STP, स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर आर की वैल्यू कैलकुलेट करना आइडियल गैस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए आइडियल गैस इक्वेशन की एप्लीकेशन है, ठीक है। किस तरह से करेंगे देखो, आइडियल गैस इक्वेशन है PV = nRT। आर की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, हेंस R = PV, अपनी जगह NT न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर बन जाएंगे NT, ठीक है। अच्छा, अब स्टैंडर्ड कंडीशंस पर सारी की सारी जो फैक्टर्स है उनकी वैल्यूज लगाओ। प्रेशर होगा 1 atm, ठीक है। वॉल्यूम होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स = 1। टेम्परेचर होगा 273 केल्विन। इन्हीं वैल्यूज को अब यहां पर पुट कर दो, कर दे पुट, कर लेते हैं। R = ये हुआ 1 atm मल्टीप्लाइड बाई ये हुआ 22.4 डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई ये हुआ 1 मोल मल्टीप्लाइड बाई 273 केल्विन। अब कैलकुलेटर के थ्रू जब आप इसको करोगे तो आपके साथ जवाब आ जाएगा 0.821। यूनिट होगा atm डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। atm डेसीमीटर क्यूब पर मोल, मोल नीचे है तो मोल के साथ -1, केल्विन भी नीचे है तो केल्विन के साथ ही -1। यूनिट खुद ब खुद बन जाएगा, सारे यूनिट्स लगाओगे, ठीक है। atm डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन, ये वैल्यू है आर की 0.821 atm डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। अच्छा 0.8 नहीं 0.08 है, 0.0821 इस तरह से है, ठीक है। तो ये हुई वैल्यू STP पर। अब आपके किताब में SI यूनिट को ड्रा करने के बाद कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिए गए हैं, उसी प्रैक्टिस प्रॉब्लम को मैं यहीं पर हल कर रहा हूं क्योंकि वो इसी के साथ रिलेटेड है। उसके बाद आर की वैल्यू SI यूनिट में कैसी है वो हम कर लेंगे, ठीक है। उन प्रैक्टिस प्रॉब्लम को जरा एक नजर उसके ऊपर दौड़ाओ, आपको पता लग जाएगा कि इट इज रिलेटेड विद इट। क्यों?
क्योंकि वो कह रहे हैं कि मालूम करो कि ये वैल्यू टोर डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन में कितने होंगे और सेंटीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन में कितने होंगे। देखो यहां पर कर लेते हैं। नंबर 1 मांग रहा है कि कैलकुलेट दिस वैल्यू, इस वैल्यू को कन्वर्ट करो टोर, सॉरी पहले है mmHg, mmHg डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। मांगा जा रहा है कि ये वैल्यू जो दी गई है atm डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन को कन्वर्ट करो mmHg डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन में। तो ये तीनों के तीन जो है वो तो यहां पर मौजूद है। ये एक यूनिट बदल रहा है, यहां atm है, यहां पर mmHg है। हमको पता है अपने प्रीवियस डेटा से कि 1 atm इज इक्वल टू 760 mmHg। ठीक है, एक atm 760 mmHg के बराबर है, इसलिए इसी फैक्टर को 760 में मल्टीप्लाई करो। कुछ इस तरह से हो जाएगा। R इज इक्वल टू 0.0821 मल्टीप्लाइड बाई 760। अब मल्टीप्लाइड बाई 760 हो गया तो अब ATM की जगह आ जाएगा mmHg, क्योंकि ATM अब mmHg में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि 1 ATM इज इक्वल टू 760 mmHg। ये बन जाएगा डेसीमीटर क्यूब अपनी जगह, पर मोल अपनी जगह, पर केल्विन अपनी जगह। अब जब आप ये कर लेते हैं तो कर लो कैलकुलेटर के साथ। शाबाश, क्या जवाब आ रहा है? शाबाश। 62.396 62.396 ये हुई वैल्यू मिलीमीटर Hg डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन में। ये mmHg डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन में वैल्यू मांगी जा रही है, हमने कैलकुलेट कर दी। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो बता रहा है कि इसी को कन्वर्ट कर दो टोर डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन में। अब ये वैल्यू जो आ रही है इसको कन्वर्ट कर दो टोर डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन में। अब प्रीवियस डेटा से हमको पता है कि 1 mmHg इज इक्वल टू 1 टोर। असल में mmHg जो कि यूनिट डिराइव हुआ है बैरोमीटर से, बैरोमीटर का इन्वेंटर था एवेंजेलिस्टा टोर्सिले, तो इसलिए 1 mmHg को हम 1 टोर कहते हैं। तो 1 mmHg 1 टोर के बराबर है, ये इससे पहले हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, अब 1 mmHg 1 टोर के बराबर है, तो इसीलिए ये वैल्यू जो है ये टोर डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन में भी होगी। मतलब R इज इक्वल टू 62.396, इसकी जगह टोर लगा दो, क्योंकि 1 mmHg इज इक्वल टू 1 टोर। 1 को इसमें मल्टीप्लाई करें तो यही वैल्यू आएगी। डेसीमीटर क्यूब अपनी जगह, पर मोल अपनी जगह, पर केल्विन अपनी जगह। तो टोर डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन में भी यही वैल्यू आएगी, क्योंकि mmHg टोर के बराबर है। 1 mmHg 1 टोर, 1 को इससे मल्टीप्लाई करो वही आ जाएगा। ठीक, 3 काइंड्स ऑफ वैल्यूज हो गए, ATM में भी हो गया, mmHg में भी हो गया, और टोर डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन में भी हो गया। तीसरा वाला जो मांगा जा रहा है वो क्या है? एक नजर देख लो किताब के अंदर। सेंटीमीटर क्यूब टोर पर मोल पर केल्विन। ठीक, सेंटीमीटर क्यूब, या इसी तरह लिख लेते हैं टोर सेंटीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। अब देखो कौन सा वाला, अब तक सिर्फ प्रेशर का यूनिट चेंज हो रहा था, ATM से mmHg, mmHg से टोर, बाकी तमाम के तमाम वैसे ही थे। डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन, DM क्यूब पर मोल पर केल्विन, DM क्यूब पर मोल पर केल्विन। अब ये टोर DM क्यूब पर मोल पर केल्विन में टोर भी उधर है, पर मोल पर केल्विन भी उधर है। तब्दील जो हो रहा है वो डेसीमीटर क्यूब है, जो कि सेंटीमीटर क्यूब में ये मांग रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस डेटा से हमको पता है कि 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसीलिए इसी वैल्यू को आप 1000 से मल्टीप्लाई करो तो ये डेसीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। इस तरह से R इज इक्वल टू 62.396 मल्टीप्लाइड बाय 1000।
अब 1000 से मल्टीप्लाई हुआ, इसीलिए टोर के साथ अब डेसीमीटर क्यूब नहीं सेंटीमीटर क्यूब लगेगा, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में ये तब्दील हो चुका है पर मोल पर केल्विन। तो 1000 से मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर की जरूरत भी नहीं है। 62,396 टोर सेंटीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। ये वैल्यू हो गई गैस कांस्टेंट की टोर सेंटीमीटर क्यूब पर मोल और पर केल्विन में 62,396 में। तो इस तरह से आर की वैल्यू एसटीपी पर क्या होगी, आइडियल गैस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हमने वो वैल्यू डिराइव कर ली। अब उसी वैल्यूज को डिफरेंट वैल्यूज में कन्वर्ट करना है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है आपके किताब के अंदर, वो भी हमने कर ली। अब आगे जाकर एस आई यूनिट में आर की वैल्यू क्या होगी वो हम पढ़ेंगे। इसको लिख लो शाबाश। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ आर इन एस आई यूनिट। अब एस आई यूनिट में इसकी वैल्यू क्या होगी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी या आर इज इक्वल टू पी वी डिवाइडेड बाई एन टी बाई रीअरेंजमेंट। ठीक है, एस आई यूनिट में आर की वैल्यू मांगी जा रही है, इसलिए इन तमाम फैक्टर्स की जो एस आई यूनिट है वही एस आई यूनिट में हम इनकी वैल्यूज लगाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले वो अपने साथ लिख लेते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर का एस आई यूनिट हम पढ़ चुके हैं कि वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। प्रेशर 1 एटीएम इज इक्वल टू 1,13,25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रेशर की वैल्यू तो हम ये लगाएंगे 1,13,25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि 1 एटीएम के बराबर है। तो 1 एटीएम की जगह अब यहां पर ये वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 डेसीमीटर क्यूब अब तक था। एस आई यूनिट में ये मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम 1000 पर डिवाइड कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 0.000, तो 0.0224 मीटर क्यूब। देखो ये चीजें अपने साथ याद रखना, ठीक है, ये बहुत ही अहम है। 1 डेसीमीटर क्यूब जो है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। 1 डेसीमीटर क्यूब जो है वो 1 लीटर के बराबर है। 1 मीटर क्यूब जो है वो 1000 डेसीमीटर क्यूब के बराबर है, और इसी तरह से 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के भी बराबर हो गया, क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर है। तो 1 मीटर क्यूब कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो गया, चूंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 डेसीमीटर क्यूब है और 1000 डेसीमीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब है, इसलिए 1000 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करके 1 मीटर क्यूब बनेगा। तो ये कैलकुलेशन आप फिर सब कर सकते हो अगर इन 3 वैल्यूज को अपने साथ याद रख लिया। तो ये तीनों वैल्यूज आपको बिल्कुल इसी तरह से याद होनी चाहिए जिस तरह से आपको आयतुल कुर्सी याद है। आयतुल कुर्सी याद है ना? तो जिस तरह से वो याद है जिसको आप बुला नहीं सकते, बिल्कुल उसी तरह से इसको भी याद करो। न्यूमेरिकल्स में बहुत बहुत काम आने वाले हैं ये वैल्यूज। तो अनकॉन्शियसली अगर आपके माइंड में ये पड़ा होगा, और होना भी चाहिए, इतना याद होना चाहिए, ये वैल्यूज इतने याद होने चाहिए कि ये आपके दिमाग के अंदर सबकॉन्शियसली पड़े हो और सबकॉन्शियसली ये दिमाग से निकल रहे हों। जिस तरह के 1 2 3 है, जिस तरह के 2 3 4 का पहाड़ा है, बिल्कुल उसी तरह से। तो सबकॉन्शियसली अगर निकलेंगे तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इन वैल्यूज को, ये कुछ बातें ऐसी होती है जिसको आपको याद करना पड़ता है, और इतना याद करना पड़ता है कि वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाए। सो फोकस ऑन इट। ठीक, 22.4 डेसीमीटर क्यूब डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.0224 मीटर क्यूब तब्दील हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1 मोल। हाउ? टेम्परेचर इज इक्वल टू 273 केल्विन। ठीक है, ये तमाम के तमाम SI यूनिट्स हो गए। SI यूनिट्स हो गए तो लगा लो यहां पर। अब R इज इक्वल टू P की जगह अपनी वैल्यू 1,13,25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की जगह अपनी वैल्यू 0.0224 मीटर क्यूब, डिवाइडेड बाय, कैलकुलेटर के साथ करते जाओ। ठीक है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 1 मोल मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर इज 273 केल्विन। R इज इक्वल टू, शाबाश कर लो,
किताब में दिया गया है 8.313, ये हुआ 8.313। यूनिट क्या होगा, यहां से शुरू करो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय पर मोल, मोल टू द पावर -1, और ये केल्विन है तो पर केल्विन ये वैल्यू होगी। ठीक है, अब यहां पर m-2 और m+3, तो ये बन जाएगा क्या, R इज इक्वल टू 8.313 न्यूटन, m+3 से m-2 तो सिर्फ m बच जाएगा, m टू द पावर 1, पर मोल पर केल्विन अपनी जगह आ जाएंगे। ठीक है, ये वैल्यू हो गई R की। और अगर हम यहां पर थोड़ा सा फोकस करें तो हमको ये भी पता लग जाएगा कि वर्क का यूनिट जो है वो है जाउल। वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ये है न्यूटन और ये है मीटर। न्यूटन मीटर ये वर्क का यूनिट है, फिजिक्स में हम पढ़ चुके हैं, और एक न्यूटन मीटर को हम कहते हैं कि ये जाउल का बराबर है, इसलिए यहां पर न्यूटन मीटर की जगह हम जाउल भी लिख सकते हैं। तो R इज इक्वल टू 8.313 जाउल पर मोल पर केल्विन भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहो या आपसे न्यूमेरिकल के अंदर कैलोरीज में मांगा जा रहा है, तो हमको पता है कि एक कैलोरी जो है, एक कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जाउल। तो कैलोरी बड़ा यूनिट है, ठीक है, ये 4 जाउल के बराबर है। तो अगर इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो R इज इक्वल टू 8.313 डिवाइडेड बाय 4.184, ये बन जाएगा कैलोरी पर मोल पर केल्विन। जरा करके दिखाओ शाबाश, क्या रहा है, किताब के अंदर भी शायद मौजूद है। 1.987 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ये कैलोरीज में R की वैल्यू हो गई। यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये SI यूनिट्स को इस्तेमाल करते हुए R की वैल्यू हमने निकाली, फिर उसके बाद R की वैल्यू जाउल पर मोल पर केल्विन में और कैलोरी पर मोल पर केल्विन में भी निकाली। SI यूनिट में R की वैल्यू है ये, जिसमें तमाम के तमाम SI यूनिट्स आपको दिख रहे हैं। 8.313 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन, हमारा जवाब यहां तक आ जाता है SI यूनिट्स में। ठीक है, SI यूनिट है R की। उसके बाद अगर कन्वर्ट करना हम चाहे या न्यूमेरिकल में मांगा जा रहा है जाउल्स में या कैलोरीज में, तो वो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि न्यूटन मीटर जाउल के बराबर है और जाउल को हम कैलोरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमने यहां पर एक्स्ट्रा कर लिया। यहां तक बात समझ में? तो फिर देख लो, इसको एक नजर दौड़ाओ इसके ऊपर और लिख लो, ताकि इसके बाद और एप्लीकेशंस पढ़ सके। शाबाश। अच्छा, ये हुआ। अब दूसरा, 2 एप्लीकेशंस हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं R की वैल्यू SI और STP में। अब ये है कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ गैस थ्रू आइडियल गैस। आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू हम किसी गैस का मास किस तरह से मालूम कर सकते हैं। PV इज इक्वल टू nRT। N इज द नंबर ऑफ मोल्स। हमको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये हम पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, कई दफा पढ़ चुके हैं, याद हो गया है, गोटा हो गया है। ठीक है, रट्टा कर चुके हैं इसको। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो इसी वैल्यू को यहां पर लगा दो। PV इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, दिस इज RT। क्या मालूम कर रहे हैं हम? मास। तो मास को अकेला छोड़ दो, अकेले तो यहां रह जाएगा, बाकी तमाम साथी उस तरफ कश्ती पर चले जाएंगे। ये हो जाएगा M इज इक्वल टू M, यहां पर आ जाएगा तो PVM ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय RT ऊपर है, नीचे आ जाएगा RT। तो M इज इक्वल टू PVM डिवाइडेड बाय RT से मालूम कर सकते हैं। अगर कोई गैस दिया गया है, उसी गैस का मोलर मास उसके फार्मूले से मालूम करना है। वॉल्यूम प्रेशर दिया गया होगा न्यूमेरिकल में, R की वैल्यू हमको मालूम है 0.0821 atm डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर जो होगा वही टेम्परेचर लगा दो, तो आपके साथ गैस का मास निकल आएगा, गैस का कितना मास है। ठीक। नंबर 2, एप्लीकेशन नंबर 2 इज दिस। एप्लीकेशन नंबर 3 इज द कैलकुलेशन ऑफ क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस। किसी गैस
की डेंसिटी को हम मालूम किस तरह से करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए। PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास RT। M को यहाँ, V को यहाँ ले आता, तो ये बन जाएगा PM प्राइम मिनिस्टर इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, V यहाँ नीचे आ जाएगा M की जगह। इन दोनों ने एक्सचेंज कर लिया, पोजीशंस तब्दील कर ली, RT अपने जगह आ जाएगा। हमको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, सो प्राइम मिनिस्टर इज इक्वल टू, ये सच में प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ठीक है, प्रेशर और मोलर मास, मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दिस इज इक्वल टू डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, सो RT। अब किसी भी गैस का मोलर मास फार्मूले से कैलकुलेट करके जो प्रेशर वहां मौजूद है वो आइडियल गैस कांस्टेंट और जो टेम्परेचर मौजूद है वो लगा लो, डेंसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो। किस तरह से, डेंसिटी इज इक्वल टू PM डिवाइडेड बाय RT। बात समझ में आ रही है? और अगर क्या है, कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को मालूम करना चाहो तो किसी गैस का कंसंट्रेशन कितना है वो भी हम कर सकते हैं। हाँ, कैसे कर सकते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए। PV इज इक्वल टू nRT, V को इस बार ले आओ, P इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू RT। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम हमको पता है, दिस इज नोन एज कंसंट्रेशन, तो P इज इक्वल टू CRT, ये सी कंसंट्रेशन हुआ। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, C इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय RT। किसी गैस का प्रेशर, वहां पर जो टेम्परेचर है टेम्परेचर, और आइडियल गैस कांस्टेंट को लगाते हुए सिर्फ हम कंसंट्रेशन को मालूम कर सकते हैं। तो ये तमाम के तमाम वो एप्लीकेशंस हैं, वो फवाइद हैं जो हम आइडियल गैस इक्वेशन से ले सकते हैं। अब इस एक एक के ऊपर आपके किताब में एक एक एग्जाम्पल दिया गया है, वो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर सॉल्व नहीं किया क्योंकि वो एग्जाम्पल वो बहुत ही सादा तरीन सिंपलिस्टिक वे में मौजूद है, आप चेक आउट कर सकते हो। मास मांगा जा रहा है, फार्मूला आपके सामने है किताब के अंदर, प्रेशर, फार्मूला, वॉल्यूम, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर सब दिए गए हैं, तो सिर्फ पुट करना है, इसलिए मैंने हल नहीं किया। इस तरह से इसमें भी एक न्यूमेरिकल है और इसी तरह से यहाँ भी एक न्यूमेरिकल है जिसमें आपको प्रेशर, मोलर मास फार्मूले से कैलकुलेट करना है। बच्चों का क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर दिया गया है, तो सिर्फ पुट करना है और कैलकुलेट करना है, इसलिए आपके ऊपर मैंने अब छोड़ दिया, आप हल कर लो। अगर फिर भी दिक्कत आए, इस बच्चे के खेल को भी आप कंप्लीट ना कर पाए, तो फिर यहाँ पर डॉक्टर मौजूद है, आप कह सकते हो, रुजू कर सकते हो, ठीक है, समझा देगा आपको। अब इसको भी पढ़ लो और लिख लो, इसमें कोई